Hello friends and students, today we are starting chapter number 2 of class 7th New Kings and Kingdoms। हम हर चैप्टर्स की तरह इस बार भी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। क्लास सेवन्थ में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हमको मिडिवल टाइम के जितने भी राजा थे, उनके जितने किंगडम्स थे, उनके बारे में स्टडी करना है। एनसीईआरटी ने एक बेसिक नॉलेज दिया है हमको किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। नाउ हम पहले कुछ मैप समझते हैं। एनसीईआरटी बुक होपफुली आपके पास होगी। चैप्टर नंबर 16 जो है, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 16 जो है, उसमें एक मैप दिया हुआ है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया गया है कि कौन सा किंगडम किस एरिया को रूल आउट करता था, किस एरिया पे रूल था उसका, किस एरिया पे उसका राज था। तो हम लोग बात करें जो हमारा बंगाल वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, वो एरिया जो है उस पे पाल डायनेस्टी जो थी उसका किंगडम था। फिर हम बात कर रहे हैं चहामना, ये चौहान वर्ड जो है, चौहान किंगडम जो था, चौहान डायनेस्टी जो थी, उसका पुराना नाम है। चहामना से ही चौहान बना है। तो चहामना डायनेस्टी जो थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा बहुत हम बात कर लें झारखंड वगैरह, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला जो इलाका था, वहाँ पे ये बेसिकली रूल आउट करते थे, रूलिंग करते थे, इनका वहाँ पे था। हालांकि उसमें बहुत सारे बताएं, चहामनाज में गुर्जर प्रतिहाराज थे, चंदेलास थे, परमार थे, ये सब उसमें है। फिर हम बात करें जो हम ईस्ट तरफ का कोस्टल एरिया छोड़ दें और वेस्ट कोस्टल एरिया और महाराष्ट्र, थोड़ा सा पार्ट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना, करंट डेज में बात करें महाराष्ट्र वगैरह, ये सब मिलके हमारा बन रहा है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो राष्ट्रकूटा पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ते हैं। इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ दिया हुआ है चोल डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी यहाँ पे मेन थी, चोल डायनेस्टी, चेरास और पंड्यास। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, वो बेसिकली चोल डायनेस्टी के बारे में है। थोड़ा सा उस समय किंग्स वगैरह कैसे थे उसके बारे में, और बाकी चोल डायनेस्टी के बारे में हमको पढ़ाता है कि ये क्या है। पहले हम समझना चाहेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। उसके पहले मैं 2 वर्ड यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। सेंचुरी, जैसे इसमें वर्ड दिया हुआ है 7th सेंचुरी, तो 7th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुई है ये हम बात करें तो 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी स्टार्ट हुई है 601 से लेकर 700 तक। इसकी ट्रिक्स मैं दूसरे वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अगर हमको कहीं सेंचुरी वर्ड आता है और जैसे इसमें दिया हुआ है 7th सेंचुरी, तो हम 7 के आगे 00 लगा दें, और ये जो 700 है ये हमारा उस सेंचुरी का, 7th सेंचुरी का लास्ट ईयर रहेगा। तो इससे पहले वाले हम 100 साल देख लें, वो हमारा 7th सेंचुरी हो जाएगा। तो इससे पहले वाले 100 साल मतलब 601 से लेकर 700 तक, ये हमारी हो जाएगी 7th सेंचुरी। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा कंसेप्ट है सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट मतलब हम इंडिया और इंडिया से जितनी भी लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, फिर चाइना है, उसके बाद हम बात कर लें इस तरफ बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर हम इधर बात करें श्रीलंका जो वाटर बाउंड्री शेयर करती है, और एक ईरान जो हमसे बाउंड्री शेयर नहीं करती है वो। ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये मिलके इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनता है।
हालांकि कुछ बुक्स में चाइना और ईरान को नहीं भी बताया हुआ है और कुछ बुक्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो अपने अपने हिसाब से है। बेसिकली ज़्यादा बुक्स ऐसी हैं जिसने चाइना को इंक्लूड नहीं किया है पर ईरान को इंक्लूड किया है। नाउ आगे हम बात करें द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। इसमें हम लोग हमारा पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज का बनना, नई नई डायनेस्टीज का सामने आना। तो जो 7th सेंचुरी थी, 7th सेंचुरी में जो किंग्स थे उन्होंने अपने अंडर में समंतास अपॉइंट करके रखे थे। सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो समंतास एक किसी एरिया को रूल करने वाले छोटे से राजा बोल सकते हैं हम लोग। ये सबऑर्डिनेट होते थे, सबऑर्डिनेट मतलब उनके असिस्टेंट। ये किसी एरिया को रूल करते थे, इनके पास कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे और उस एरिया पे ये लोग अपना रूलिंग करते थे, बट अंडर द रूल ऑफ किंग। जो मेन किंग होता था उसके ये सबऑर्डिनेट्स होते थे। तो एक राजा के अंडर में कई सबऑर्डिनेट्स या समंतास हो सकते थे। तो ये समंतास का बेसिकली काम होता था टैक्स वगैरह कलेक्शन करना, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है और क्या क्या उस एरिया के डेवलपमेंट्स होना है वो रूल प्लान करना कि हाँ हमको अपने एरिया में या इस पर्टिकुलर एरिया में ये डेवलपमेंट करना है या ये डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। ये सब डिसीजंस लेना और इन सब चीज़ों को, टैक्सों को कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें समंतास करते थे और ये टैक्स कलेक्ट करके और राजा को ट्रांसफ़र कर देते थे। आगे हम बात करें कि धीरे धीरे इन समंतास ने बहुत पैसा जमा कर लिया। जब ये राजाओं को कुछ पैसे देते थे तो ये कई बार ऐसा होता था कि वो अपने जो पीजेंट्स वगैरह होते थे या सिटीजन्स होते थे अपने इलाके के, अपने गांव के, अपने विलेज के, अपने समंत एरिया के, उस समंत एरिया के लोगों से ये लोग ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे और किंग को जितना चाहिए होता था उतना देते थे। उसके बाद इनके पास बहुत सारा पैसा बच जाता था। तो ये धीरे धीरे अमीर होते गए। किसी ने सही प्रैक्टिस से पैसे कमाए, किसी ने बेईमानी करके पैसे कमाए। अब वो हमारे चैप्टर का वो नहीं है सब्जेक्ट, पर इन लोगों ने एक बहुत बड़े एरियाज पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया और अब इन्होंने अपने आप को समंतास की जगह महासमंतास बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनका कहना था कि हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन। अब वो उस रीजन के बड़े लॉर्ड हो चुके हैं या वो बड़े राजा के जैसे बन चुके हैं। ये होता था महासमंतास का मतलब। इसी को वो महामंडलेश्वर भी बोलते थे। अलग अलग समंतास ने अपने अलग अलग टाइटल रख लिए, किसी ने महामंडलेश्वर रखा, किसी ने महासमंतास रखा। नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें इसी में, तो हम लोग रीड आउट करेंगे अगले 2 पैराग्राफ। One such instance was that of the राष्ट्रकूटास ऑफ द डेक्कन। डेक्कन हम प्लेटू जियोग्राफी में हम बात कर चुके हैं, जो महाराष्ट्र से नीचे वाला जितना आता है, महाराष्ट्र और उसके नीचे वाला जितना पोर्शन होता है उसको हम लोग डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। जियोग्राफी के लेक्चर में और अच्छे से अपन समझेंगे। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका इन द मिड 8th सेंचुरी, मतलब 750 के अप्रोक्सीमेट। दंती दुर्गा a Rashtrakuta chief overthrew the Chalukya overlord and performed the ritual of the Hiranyagarbha, literally the golden worm. When the ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as the Kshatriya, even if he was not one by birth. इस पैराग्राफ को हम समझें तो इसमें बताया गया है दंती दुर्गा नाम से जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक राजा थे, वो किंग जो थे वो उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी, जो कि कर्नाटका, प्रेजेंट डे कर्नाटका की एक डायनेस्टी थी, उसके सबऑर्डिनेट थे, उसके अंदर में वो समंता थे।
पर उन्होंने इतनी पावर, इतना पैसा गेन कर लिया कि उन्होंने चालुक्यास को हटा दिया और उनके एरिया पे भी अपना राज बना लिया। और इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भ, जिसको गोल्डन वॉर्म कहते थे। हिरण्यगर्भ एक ऐसा रिचुअल होता था जिसमें एक वॉर्म के शेप का, एक पेट के शेप का सोने का एग जो होता है वो उनको दिया जाता था। एक वॉर्म के शेप का एक सॉलिड गोल्डन बॉल जिसको हम बोल सकते हैं, या गोल्डन वॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं, वो ब्राह्मणास को दिया जाता था। और उसके बाद ये एज्यूम किया जाता था कि अब हम जो पहले क्षत्रिय नहीं थे, हो सकता है पहले वो वर्ण सिस्टम हम लोगों ने 4 देखे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों में से वो क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे पहले, पर इस रिचुअल को करने के बाद में वो क्षत्रिय बन गए थे, क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए थे, और ये उनका रीबर्थ था, पुनर्जन्म माना गया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज used their military skill to carve our kingdoms. For instance, the Kadamba Mayusharman and the Gurjar Pratihara Harishchandra were Brahmanas who gave up traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. ये कुछ राजाओं के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि पैदा तो एज ब्राह्मण हुए थे, ब्राह्मण कुल में वो पैदा हुए थे, ब्राह्मण वर्ण में वो पैदा हुए थे, और बाद में उन्होंने हिरण्यगर्भ रिचुअल को प्रैक्टिस किया, उसको परफॉर्म किया, और उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय वर्ण को एडॉप्ट कर लिया था, या उसमें वो कन्वर्ट हो चुके थे, और उन्होंने अपना जो किंगडम था कर्नाटका और राजस्थान में वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब वो किंगडम्स में राजाओं के एरिया जो थे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। मैनी ऑफ दिस किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, जितने भी किंग थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल्स रख लिए थे। महाराजाधिराज, जिसमें से एक था महाराजाधिराज, मतलब राजाओं का भी राजा, महाराजाधिराज, ग्रेट किंग। त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसने तीनों जो वर्ल्ड्स हैं वो जीत लिए हों, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे उन्होंने हैवी टाइटल्स रख लिए हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन shared power and their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmanas. उन्होंने अपनी ये पावर जो थी वो अपने जो एसोसिएशंस थे उनके साथ में जो काम करते थे, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास, उनके साथ उन्होंने शेयर किए। नाउ 400 टैक्सेस, 400 इसी में हमको हेडिंग दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है 400 टैक्सेस। तो हम इसमें बात करेंगे कि तमिलनाडु वाले इलाके में उस जहाँ पे चोल डायनेस्टी थी वहाँ पे हम बात करें कि इस डायनेस्टी के द्वारा या उस अलग अलग डायनेस्टीज़ में 400 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे, और इसमें कुछ जो थे उसके नाम दिए हुए हैं। पहला नाम दिया हुआ है वेट्टी। वेट्टी मतलब जो कि फोर्स्ड लेबर के थ्रू लिया जाता था। ये ऐसा टैक्स होता था वेट्टी, जिसमें पैसे नहीं कलेक्ट किए जाते थे, बल्कि लोगों से कहा जाता था कि आपको कुछ दिन लेबर का काम हमारे यहाँ करना होगा। दूसरा था कड़मई। कड़मई मतलब लैंड रेवेन्यू, मतलब जो ज़मीन से आपने जो पैसा कमाया था, चाहे वो खेती करके या किसी और सोर्स से आपने जो ज़मीन से पैसा कमाया है, वो आपको अपने जो राजा है उसको पे आउट करना पड़ेगा, उसको बोला गया था कड़मई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पैराग्राफ में, दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। ये वो समय था जहाँ पे टेम्पल्स वगैरह डेवलप हो रहे थे, और ये जितना टैक्स का पैसा वो लोग लेते थे राजा,
उसका वो यूज़ या तो अपने महल वगैरह बनाने में करते थे, और या फिर जब उनका महल वगैरह बन जाते थे तो वो टेम्पल्स वगैरह के इस्टेब्लिशमेंट में वो लोग टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने में वो ये पैसा यूज़ करते थे। इसी में हम बात करें, इसमें हेरिडिटरी एक वर्ड दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये जितनी भी पोस्ट होती थी, चाहे हम समंतास की बात करें या हम लैंडलॉर्ड्स की बात करें या हम जमींदार्स की बात करें या राजा के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे, ये अधिकतर पोस्ट जो होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। मतलब जो फादर की पोस्ट होती थी वही सन को मिल जाती थी। कोई एक फादर समंता था तो उसका सन भी समंता बन जाता था। ये मतलब है हेरिडिटरी पोस्ट का। नाउ प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स अगर हम प्रशस्ति की बात करेंगे तो हमने अगर किसी कल्चरल, एजुकेशनल या किसी और इवेंट में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट जो है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे हम बात करें, हमको जब हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको एक मेडल दिया जाता है और या एक शील्ड दी जाती है और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि हमने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और हमने गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज मेडल जीता है या हमने शील्ड जीती है, हमारा कौन सा रैंक थी उस इवेंट में। वैसे ही जब यहाँ प्रशस्ति का जो यूज़ होता था, ये प्रशस्ति बेसिकली इंस्क्रिप्शंस होती थी। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो कि किसी सॉलिड सरफेस पे लिखी जाती थी। हमने क्लास 6 में पढ़ा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते थे वो सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते हैं, जैसे पाम लीव्स पे या किसी लकड़ी के बाग पे, या फिर हम बोले इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो हार्ड सरफेस पे होते थे। हार्ड सरफेस मतलब जैसे कॉपर, गोल्डन या सिल्वर मेटल की कोई शीट या फिर पत्थर पे, उस पे वो एंग्रेविंग करके हुए वो चीज़ें लिखी जाती थी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेनली प्रशस्ति होती थी वो कॉपर प्लेट की होती थी। और उस प्रशस्ति में क्या होता था, इन प्रशस्तिज में ब्राह्मणास को सपोज करिए कि कोई लैंड दिया गया है, किसी ब्राह्मण को कोई ज़मीन दी गई है, तो वो ज़मीन के बारे में, जैसे करंट डे में हम बोलते हैं रजिस्ट्री, हम जब कभी ज़मीन खरीदते या बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाना होती थी। ये प्रशस्ति जो होती थी वो उसी रजिस्ट्री का काम करती थी। राजा उस पर लिख के देता था कि हाँ, मैं इस ब्राह्मण को, वो नाम लिखता था, उनके फादर का नाम और जो भी रहते थे उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें वो लिख के, और वो जिस व्यक्ति को दी जा रही है उसकी आइडेंटिटी और जो ज़मीन उनको दी जा रही है उसकी आइडेंटिटी वो लिख के और देता था कि हाँ, ये ज़मीन जो है वो इस ब्राह्मण को दी जा रही है। तो ये यूज़ होते थे इन प्रशस्ति के। इसी में हम लोग बात करें, लास्ट पैराग्राफ जो है इसी टॉपिक में, अनयूजुअल इन द 12th century was a long Sanskrit poem contained in the history of kings who ruled out the Kashmir। नॉर्मली तो हमने बात कर लिया कि इन प्रशस्ति पे क्या होता था, पर हमको कुछ ऐसी प्रशस्ति भी मिली हैं जिसमें कश्मीर का राजा, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने उनके बारे में संस्कृत में एक पोयम मिली है। उस पोयम में बताया गया है कि कौन राजा था, कैसे उसको रूल करता था। इट वॉज कंपोज्ड बाय द ऑथर नेम्ड कल्हणा। वो कल्हणा नाम के एक पोएट ने उसको लिखा था, ऑथर किया था, मतलब लिखा था उसको। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग द इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट्स। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies। ये जो कल्हणा थे, इन्होंने एक ब्यूटीफुली पोयम
डिराइव करी और उसमें राजा के बारे में बताया। और इन्होंने केवल अपने ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रखा, बल्कि इन्होंने उस राजा के बारे में अर्लियर हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, आई विटनेस के अकाउंट्स लिए, मतलब जो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने उस राजा को देखा था उसके बारे में लेकर, और उसके बाद उस राजा के अकाउंट्स के बारे में, मतलब उस राजा के लाइफ कैसा था, वहाँ पर उसकी प्रजा कैसी थी, किंगडम कैसे चलता था, वो इन्होंने डिपिक्ट किया। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर मतलब वॉर के लिए पैसा कलेक्ट करना, फॉर वेल्थ। अब ये पैसा जो था वो युद्धों में भी, युद्ध जो होते थे दो राजाओं के बीच में, जो युद्ध होते थे, वॉर होती थी, बैटल्स होते थे, उसमें ये काम में आते थे। हम बात करें कि इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, 3 लाइन छोड़ के फिर मैं पढ़ रहा हूँ। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द स्टेट ऑफ कन्नौज। कन्नौज बेसिकली, अब अगर करंट डे में हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है। इन द गंगा वैली फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा। आप वो मैप पे देख सकते हैं शुरुआत में जो हमारा 16 नंबर पेज पे है, गुर्जर प्रतिहारा मतलब करंट डे हम लोग समवेयर इन एमपी बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश वाला एरिया है वो, चाहमनास के अंडर में आते थे गुर्जर प्रतिहारास। राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र वाला एरिया है, और इन द पाल डायनेस्टी जो है वो बंगाल वाला इलाका है। आप देख सकते हैं पाल जो है वो, मेरी बुक में तो हालांकि एनसीईआरटी में अलग अलग कलर से हैं, अलग अलग बुक में, बाकी मेरी बुक में ग्रीन कलर में गुर्जर प्रतिहारा दिया है, एमपी के एरिया में देखेंगे आपको मिल जाएगा। पाल डायनेस्टी वेस्ट बंगाल वाले इलाके में मिल जाएगी, और राष्ट्रकूटास आपको ऑरेंज कलर में महाराष्ट्र वाले इलाके में मिल जाएगी। डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज because there were 3 parties in this long drawn conflict. Historian often describe it as tripartite struggle. ये ट्राइपाइट्रेट स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये किन किंग्स के बीच में हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ है। तो राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास और पाल, इन 3 डायनेस्टीज के बीच में कन्नौज को लेके, कन्नौज जो एक कैपिटल सिटी थी उस समय, या एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी उस समय, और चूँकि इंडिया जो था वो ऊपर की तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है, तो उस तरफ से जाना पॉसिबल नहीं था, नीचे की तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, वहाँ ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था उस समय। तो जो एरिया, लैंडलॉक एरिया जो आता था, जो अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तरफ से इंडिया में एंटर होता था, तो उस तरफ के जो व्यापारी आते थे वो, उनको सबसे बड़ा डेस्टिनेशन जो उस समय मिलता था वो मिलता था कन्नौज। तो कन्नौज उन डायनेस्टीज़ के लिए एक टैक्स कलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी सिटी होती थी। जिस राजा के पास वो सिटी होती थी वो राजा अपने आप अमीर होने लगता था, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी और जो व्यापारी आते थे वो कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते थे और उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो तीनों डायनेस्टीज़ थी, उन तीनों डायनेस्टीज़ में कई सालों तक ये डिस्प्यूट चलता रहा, ये स्ट्रगल चलता रहा कि कभी एक राजा ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, कभी दूसरे राजा ने, तो उसको लेके, कन्नौज को लेके लड़ाई चलती रही, और इसको हिस्टोरियंस ने ट्राइपाइट्रेट स्ट्रगल नाम दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू। नाउ अगेन हम बात करें तो हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मोहम्मद गजनी कौन था? मोहम्मद ऑफ गजनी, गजनी एक अफ़गानिस्तान का सिटी है, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति था, वहाँ का राजा था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो था वो 997 से लेके 1030 तक उसने अपना कंट्रोल जो था वो एशियन इलाकों में बढ़ा दिया। सेंट्रल एशिया के जो इलाके हैं वहाँ पे उसने बढ़ा दिया, और कई बार उसने इंडिया में हमला किया, इंडिया के ऊपर पैसे के लिए। वो बेसिकली यहाँ पे जो टेम्पल्स होते थे, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है
कि एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, His target were wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात। ये हमारा पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है। तो गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल था वो बेसिकली टारगेट होते थे, मेन टारगेट, और दूसरे भी बहुत सारे टेम्पल्स होते थे जिनको टारगेट करके और वो टेम्पल्स पे हमला करता था मोहम्मद गजनी, और वहाँ से जितना भी पैसा होता था, जितनी भी वेल्थ उसको मिलती थी, वो कलेक्ट करके और ले जाता था। क्यों ले जाता था? वो उस पैसे को ले जाके और अपनी एक कैपिटल सिटी, बहुत शानदार कैपिटल सिटी अफगानिस्तान में बनाना चाहता था, जिसका नाम था गजनी। हालांकि उसने यहाँ पे ये जो लूटा उसके बारे में न केवल वो पैसे लूटने के लिए इंटरेस्टेड था, बल्कि वो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और यहाँ के लोगों को जानने के बारे में भी इंटरेस्टेड था। तो उसने एक स्कॉलर था, स्कॉलर मतलब किसी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट व्यक्ति को हम स्कॉलर बोलते हैं। तो उसने अल बुरहानी नाम के एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और उसने अपनी किताब ए हिंद नाम से एक किताब लिखी, किताब अल हिंद। तो किताब अल हिंद में उन्होंने वो सब चीज़ें, हमको सबूत मिले, वो सभी चीज़ें एविडेंसेस मिली जो उन्होंने लिखा था कि वो यहाँ से कितना पैसा कब कब ले गए और यहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा। लास्ट लाइन जो है इस पैराग्राफ की, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अल बुरहानी ने किताब अल हिंद लिखने के लिए संस्कृत स्कॉलर जो थे, स्कॉलर मतलब हमने समझा है कि किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज व्यक्ति, तो संस्कृत स्कॉलर जो थे, जो इस इंडिया कंट्री के संस्कृत के ज्ञाता थे, उनसे उन्होंने बात करी और उसके बाद उसने ये बुक लिखी थी। अगला हम बात करें तो अगला पैराग्राफ हम रीड आउट करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन द वॉरफेयर इंक्लूडिंग द चहामनास, लेटर नोन एज चौहान्स, जो अभी हमने लेक्चर की शुरुआत में बात करी, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चहामनास का जो एरिया था वो दिल्ली से लेके अजमेर वाला एरिया उनका था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपांड देयर कंट्रोल ओवर द टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने वेस्ट तरफ भी और ईस्ट तरफ भी, दोनों तरफ उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात, जहां उन्होंने गुजरात के जो चालुक्या डायनेस्टी थी उन्होंने उनका विरोध किया। एंड द गढ़वाल्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्ट तरफ उनको उत्तर प्रदेश में जो गढ़वाल्स थे, करंट डे में हम बोल सकते हैं जो उत्तराखंड वाला इलाका है, उस एरिया में जो गढ़वाल्स थे उन्होंने उनका विरोध किया। द बेस्ट नोन चहामना रूलर्स वर पृथ्वीराज III फ्रॉम 1168 to 1192, who defeat an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in the 1192. इनके कई युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ। हमको 2 युद्ध के बारे में बताया गया है जो ऑफिशियली इसमें बताया है। 1191 में जब युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज III का, ये थर्ड जो आते हैं, जैसे एक ही डायनेस्टी में अगर 3 व्यक्तियों के नाम, सपोज करिए कि परदादा का नाम पृथ्वीराज था और उसके बाद पोते का, परपोते का नाम, या दादा का नाम पृथ्वीराज था और पोते का नाम वापस से अगर पृथ्वीराज आ गया है, तो वो नंबरिंग कर दी जाती है। तो इससे हमको पता चलता है कि इस चहामना डायनेस्टी में 3 पृथ्वीराज नाम के रूलर हुए थे और उसमें से जो थर्ड थे वो पृथ्वीराज चौहान की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ में 1191 में फर्स्ट वॉर लड़ी, उन्होंने एक युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने पे वो मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया। इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान III थे उन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया। नेक्स्ट ईयर 1192 में मोहम्मद गौरी ने वापस से पृथ्वीराज से युद्ध लड़ा, पृथ्वीराज III से, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको मार दिया गया।
नाउ नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक टू चोलास। चोल डायनेस्टी को के बारे में अब हम बात करेंगे। अब हमारा एक सेंट्रिक डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे और फ्रॉम इसमें हमारा पहला टॉपिक है फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर। उरैयूर और तंजावुर दो प्लेस हैं। हमको पेज नंबर 22 पे एक मैप दिया हुआ है, हमको देखने को मिल जाएगा कि दोनों ही कावेरी रिवर के साउथ में हैं ये दोनों ही सिटीज़, और पहले उरैयूर में थे और उसके बाद इन्होंने तंजावुर में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। ये पहला पैराग्राफ जो है वो पूरा चोल डायनेस्टी के बारे में डिपिक्ट कर रहा है, उनकी हिस्ट्री बता रहा है। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतरैयार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा? जब कोई रिवर, ये जियोग्राफी का टॉपिक है हमारा, जब कोई रिवर समुद्र में मिलने के पहले अपनी कई ब्रांचेस क्रिएट कर लेती है तो हम उसको डेल्टा बोलते हैं। ये नॉर्मली उन रिवर्स में होता है जो कि बहुत सारा जो कीचड़ है वो बहा के लाती हैं, बहुत सारी मिट्टी जो है वो बहा के ले आती हैं और वो समुद्र में मिलने के पहले वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। ये उन रिवर्स में क्रिएट होता है। एस्चुरी और डेल्टा दो टाइप से होते हैं, वो हम जियोग्राफी में बात करेंगे। They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram, Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from the Udayyur, captured the delta from the Muttarayyar। अपन ने पढ़ लिया है कि वो बहुत एक फैमिली थी। इन द मिडिल ऑफ द 9th century, मतलब 850 के अप्रोक्सीमेट। He built a town of Tanjavur and a temple of goddess निशुंभ सुदिनी there। उन्होंने तंजावुर सिटी इस्टेब्लिश करी, विजयालय जो राजा थे उन्होंने तंजावुर सिटी इस्टेब्लिश करी और वहीं पास में देवी का टेम्पल इस्टेब्लिश किया। देवी का नाम हमको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, निशुंभ सुदिनी। आगे हम बात करते हैं पांडव डायनेस्टी और इनके बारे में, पंड्या डायनेस्टी के बारे में। द पंड्या एंड द पल्लव टेरिटरीज ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। राजराजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। राजराजा फर्स्ट जो थे वो चोल डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा माने गए। became king in the 985 and expanded control over most of this area। और उन्होंने इस पूरे एरिया पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। He also recognized as administration of the empire। उनको अपना राज्य एक्सपांड, अपना किंगडम एक्सपांड करने के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही उसके बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी इनको जाना जाता है। राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसी एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। और जो राजराजा फर्स्ट का सन थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने अपने फादर की ही पॉलिसीज़ को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो या वो अपने किंगडम को एक्सपांड करने की एक्सपांशन पॉलिसी हो, उसी को उन्होंने फॉलो किया और वो गंगा वैली तक आ गए नॉर्थ में एक्सपांशन करते हुए। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशन। और उन्होंने श्रीलंका एरिया पे भी अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ तक जाने के लिए उन्होंने नेवी भी क्रिएट कर ली। स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पहला पैराग्राफ जो है वो रीड आउट हम कर रहे हैं। द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्र। राजराजा फर्स्ट ने स्टार्ट किया था और राजेंद्र ने उसको कंप्लीट किया। आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इस टेम्पल को बनाया है। नीचे की तरफ हमको टेम्पल की फ़ोटो दी हुई है। आगे हम बात करें
इन्होंने जो टेम्पल में काम करने वाले थे, चाहे वो टेम्पल के आसपास काम करने वाले कोई गार्डनर वगैरह हों या फिर प्रीस्ट हों या फिर और कोई जो कार्विंग वगैरह का काम करते हैं, उन सभी को इन्होंने अपने उस टेम्पल के आसपास इस्टेब्लिश कर दिया। पूरा गांव वहाँ पे बस चुका था। और अब जो टेम्पल था वो न केवल स्पिरिचुअल पॉइंट बन गया, ना केवल वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, बल्कि वहाँ पे आसपास एक गांव बस गया और अब वो कमर्शियल कैपिटल भी बनने लगी। मतलब यहाँ लास्ट लाइन में दिया हुआ है हमको, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। वहाँ पे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी अब होने लगे, मतलब कमर्शियल हब बन गया वो। सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, और वहाँ पे एक अलग सोसाइटी जो थी उनकी सोशल कंडीशंस अलग होती गई, सोशल कल्चरल अलग डेवलप होता गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको बीच में एक लाइन दी है, चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला डायनेस्टीज की जो स्कल्पचर्स थी, बेसिकली इनकी जो मंदिर वगैरह होते थे उसमें ये पीतल की, ब्रोंज की स्कल्पचर्स रखवाते थे, मूर्तियाँ रखवाते थे, और वो बहुत ही फाइन आर्ट की बनी होती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिपिक्ट किया जाता था। किसी डेटी की भी हो सकती थी ये, और मोस्टली डेटी की ही होती थी, देवी देवताओं की होती थी, पर कई बार ये किसी डिवोटी की, किसी डेटी और उसके साथ डिवोटी की भी पूजा करते हुए स्कल्पचर्स हमको मिले हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक इसमें हमारा जो बचा हुआ है वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चोला डायनेस्टी ने राइस का कल्टीवेशन बहुत एक्सपांड किया था, और उसके लिए उन्होंने जो कावेरी रिवर थी, कावेरी रिवर में जब फ्लड आता था उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिवली उस पर वर्क करे, और उस पर उन्होंने एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करे। एम्बैंकमेंट्स मतलब होता है कि एक स्लोप क्रिएट कर दिया जाता है जिससे वो जब पानी जो होता है फ्लड का वो किसी शोर को, शोर मतलब किनारा, किसी शोर को वो डैमेज नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो समुद्र के आसपास कई बार एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है, एक रैंप क्रिएट कर दी जाती है पत्थरों से, पत्थरों को सही तरीके से जमा के एक रैंप क्रिएट कर दी जाती है, ताकि जब पानी उस पर आए तो वो पानी थोड़ा सा अंदर घुस जाए पर उन पत्थरों को डैमेज भी ना कर पाए लॉन्ग टर्म तक, और उस शोर को या उस एरिया को ज़्यादा डैमेज ना करे। तो ऐसे उन्होंने एम्बैंकमेंट्स भी क्रिएट करे उस फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए, और साथ ही उन्होंने जो कावेरी रिवर जितना सॉइल वो कैरी करके लाती थी और जो उसने डिपॉजिट करे थे तमिलनाडु वाले इलाके में, उस पूरे एरिया पे उन्होंने चावल की खेती, राइस कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया, और उन्होंने राइस कल्टीवेशन कई गुना बढ़ा दिया पहले से। इसी में हम कुछ लाइंस पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में है, वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। जो चैनल्स उन्होंने बनाई, जो नहरें वगैरह उन्होंने बनाई, उससे उनको चावल की जो कल्टीवेशन करते थे उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल पाता था, एंड पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन फॉर द राइस के कल्टीवेशन के लिए मेनली तौर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, it was only from the 5th and 6th century that the area was open for the large scale cultivation। ये 5th और 6th सेंचुरी के बाद में ही हो पाया जब चोल डायनेस्टी वहाँ पे बढ़ी। हालांकि वहाँ पे पहले से चावल की खेती हो रही थी, पर लार्ज लेवल पे चोल डायनेस्टी ने ही उस एरिया में जो कावेरी का बैंक था, कावेरी का किनारा जो एरिया था, उस पर इन्होंने चावल का कल्टीवेशन करवाया। लास्ट पैराग्राफ में हम इसमें पढ़ेंगे इसी टॉपिक के, अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन इन सम ऑफ एरिया वेल वर डग। कहीं जगह पे इन्होंने कुएं खुदवाए। इन अदर प्लेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कहीं जगह पे इन्होंने तालाब बनवाए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर एंड रिसोर्सेस।
अब इतना जो कुएं खुदवाना है या कहाँ पे कुएं खुदवाना है, कहाँ पे तालाब बनवाना है, इन सब के लिए एक प्लानिंग लगती है, रिसोर्सेस मतलब पैसे लगते हैं, लेबर जो उसका डिगअप का काम करेंगे, और मेंटेनेंस, इस सब को मेंटेनेंस करने के लिए, इस वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ और व्यक्ति भी लगते हैं। और ये भी इसमें मैनेज किया जाता है कि हाउ दिस वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, वो कैसे पानी को शेयर किया जाएगा, किस एरिया में कितना पानी भिजवाना रहेगा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। वहाँ के जितने भी व्यापारी थे या जो रहवासी थे, विलेजर्स थे, उन्होंने भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आगे हम बात करते हैं। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमको, दूसरी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं, वो वहाँ पे पढ़ना हमको ज़रूरी है। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, UR, उर बोलते हैं वहाँ पे उस एरिया में। तो उर जो था वो सेटलमेंट ऑफ विलेज जो होता था उसको उर कहते थे। आगे हम बात करें नाडु, मतलब जहाँ पे कोई व्यक्ति रहे उसको हम बोलते हैं नाडु। जैसे तमिलनाडु, तमिल लोगों के रहने का इलाका तमिलनाडु। आगे हम बात करें नाडु एरिया जो था वो केवल रहने के लिए यूज़ नहीं होता था। लास्ट लाइन से हम जो पढ़ें, द विलेज काउंसिल्स एंड द नाडूज परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ये जो कमेटी होती थी नाडू की, जैसे हम नगर पालिका करंट डे में हम बोलते हैं, वो जो नाडूज होती थी, इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, वो जस्टिस देने का काम भी करती थी और टैक्स कलेक्शन का काम भी करती थी। इसी में हम आगे पढ़ें, जो रिच पीजेंट्स होते थे, ऐसे लैंड ऑनर्स या लैंड जमींदार्स वगैरह जो थे, या हमने समंतास की जो बात करी, जो समंतास वगैरह थे, उसमें ऐसे भी समंतास होते थे, हमने अभी डिस्कस किया इस लेक्चर में, कि वो हेरिडेटरी पोस्ट होती थी। हेरिडेटरी पोस्ट मीन्स जो दादा अगर समंता थे तो फादर भी समंता हुए और सन भी अगेन समंता ही बना। तो हेरिडेटरी से वो चलती आ रही थी। एक ही परिवार जिसको समंता बना दिया गया है, उसी के परिवार वाले आगे समंता बनते रहेंगे। तो इसी में हमको दिया गया कि ऐसे लोग जो कि 3 पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियां हो चुकी थी, दादा भी समंता थे, फादर भी समंता थे और सन भी वापस समंता बने, तो ऐसे लोगों को उन्होंने कुछ उपाधियां देना स्टार्ट करी, कुछ टाइटल्स देना स्टार्ट करे। उसमें पहला हमको टाइटल जो मिल रहा है वो है मुवेंद वेलन। वेलन मतलब होता था पीजेंट या वो व्यक्ति जो कि मुवेंद वेलन मतलब जो 3 पीढ़ियों से राजा के अंडर में सरवाइव कर रहे हैं, और या तो बहुत बड़े किसान हैं या फिर समंतास हैं। दूसरा है इसमें अरैयर। अरैयर मतलब जो चीफ होते थे उनको अरैयर कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी चैप्टर्स में, इसी टॉपिक में, ब्राह्मण को जो लैंड दी जाती थी, ब्राह्मण को किसी कल्चरल या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए या किसी मंदिर वगैरह के कंस्ट्रक्शंस के लिए जो ज़मीन वगैरह दी जाती थी, उसको ब्राह्मण देय कहा जाता था। ये ब्राह्मण देय जो होता था, इसको हम एक ट्रस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, एक ट्रस्ट मान सकते हैं। जैसे किसी मंदिर की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है और वो मंदिर के लिए पूरे डिसीजंस लेती है कि मंदिर का पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, और वो टेंपल में क्या क्या लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी, समाज के उत्थान के लिए वो लोग क्या क्या काम करेंगे, वो टेम्पल्स होते थे। वैसे ही सेम इस ब्राह्मण देय में भी होता था। वो जो ज़मीन दी जाती थी उसको बहुत ही वेल तरीके से उसको एक असेंबली बना के और सभा करते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते थे, एसोसिएशंस बनाई जाती थी, और ये देखा जाता था कि कैसे उस पैसे को जो कि चढ़ावा चढ़ा है, जो लोगों ने डिवोटीज़ ने दिया है, उसका क्या यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। आगे हम बात करें तो हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह में भी देखने को मिलता है। ये जो लास्ट पैराग्राफ में हमको दिया है
कि वहाँ कैसी सभा होती थी और उसमें क्या क्या टेम्पल्स में क्या क्या काम करा जाता था, जैसे इरिगेशन वर्क के लिए, गार्डन बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए। ये भी उनका एक तरीका होता था किसी प्लेस को एडमिनिस्टर करने का। ये हमने बेसिकली तो सभी कर लिया। उसके अलावा हमको टाइप्स ऑफ लैंड भी बताया गया है यहाँ पे, जो कि केवल हमको नाम याद करने जैसे हैं, उसके अलावा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और टॉपिक है इसमें, टैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। टैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने चोल डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी है, वैसे ही हम लोग चाइना की टैंग डायनेस्टी, TANG, टैंग डायनेस्टी की हम बात करेंगे। टैंग डायनेस्टी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे पहली हम देख सकते हैं कि जब अर्लियर डेज में, जब हमारे यहाँ पे चोल डायनेस्टीज़ में हेरिडेटरी सिस्टम चल रहा था, मतलब जो फादर करते थे वही पूरा ज़मीन या वही पद जो था, वही टाइटल जो थे वो सन को मिल जाते थे हेरिडेटरी में। पर टैंग डायनेस्टी जो थी चाइना की, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें किसी व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अचीव करने के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम्स होती थी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, हम सब ने सुना होगा किसी नौकरी वगैरह के लिए। तो वहाँ पे उस टैंग डायनेस्टी में किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स ली जाती थी, जो कि ओपन टू ऑल होती थी। जैसे अब आज हमारे यहाँ होता है कि कोई सी भी एग्ज़ाम्स होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है और वो एग्ज़ाम्स के बाद में वो जॉब पे रखे जाते हैं। तो वैसा ही वो टैंग डायनेस्टी में भी देखने को मिलता था। हालांकि इस सिस्टम को बहुत बार चेंज किया गया। यहाँ पे हमको एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के राजा का नाम और वहाँ के जो टैंग डायनेस्टी के कैपिटल का नाम। तो कैपिटल का नाम, इट्स कैपिटल जियान वॉज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वॉज उस समय की जियान जो सिटी थी, टैंग डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, वो वहाँ की दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल सिटी में से एक थी, या सिटी में से एक थी। विजिटेड बाय द तुर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जैपनीज एंड कोरियंस, यहाँ पे उसमें किया गया। एक और वर्ड यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स मतलब सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, जो कि आज करंट डेज में हम लोग देखते हैं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्टर्स, जो हम लोग UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उसके बाद कलेक्टर्स वगैरह या दूसरी जितनी पोस्ट होती हैं वो सब अचीव करते हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। और वही ब्यूरोक्रेट्स जो हमने बात करा कि एग्ज़ाम के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता था। रिक्रूट मतलब नियुक्त करा जाता था, अपॉइंट किया जाता था। होपफुली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कुछ भी नहीं छूटा है और आपको भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।